Now today we are discuss about the respiratory balance sheet और बैलेंस शीट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। आपको पता है एरोबिक रेस्पिरेशन में कितने एटीपी बनते हैं उसका अपन कैलकुलेशन करने वाले हैं ना। अभी तक क्या क्या हुआ है, कौन कौन से स्टेप कंप्लीट हुए हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में, और आपको टोटल कितने एटीपी मिलने वाले हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में। मैंने बोला था आपको 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ऑक्सीडाइज टू फॉर्म 38 एटीपी। याद आ रहा है? एक ग्लूकोज से आपको 38 एटीपी मिलते हैं ना। तो कैसे मिलते हैं 38 एटीपी, कहाँ मिलते हैं 38 एटीपी, उसका क्या कैलकुलेशन है, कहाँ से कितने एटीपी मिलते हैं उसका कैलकुलेशन करना, उसका एडिशन करना, दैट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। समझ? तो देखिए चलो क्या कौन सा पॉइंट है। मैंने आपको बोला था कि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर कौन इन्वॉल्व होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। और मैंने बोला था आपको कि ग्लाइकोलाइसिस के एंड में साइटोप्लाज्म के अंदर जो पायरुवेट एसिड बनता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री करता है। याद करो। फिर वो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बनता है, डायस्टिल कोएंजाइम में। फिर बाद में क्या करता है, क्रेब्स साइकिल। फिर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। राइट। तो इस तरीके से एटीपी का कैलकुलेशन होता है ना। कैसे होता है एटीपी कैलकुलेशन, मैं आपको टेबल के साथ दिखाने वाला हूं। यहाँ पे देखिए, नेट गेन ऑफ द एटीपी फ्रॉम ईच ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अजम्पशन। नीचे कुछ आपको अजम्पशन दिया है, कुछ सेंटेंस दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग अपन बताएंगे कि ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होने के बाद आपको कितने एटीपी मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे। ऑल द स्टेप इन ग्लाइकोलाइसिस टीसीएस साइकिल एंड ईटीएस ऑकर सीक्वेंशियली एंड ऑर्डरली। ये जो पूरे 3 स्टेप है ना, कौन कौन से, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये तीनों स्टेप कैसे हुए, सीक्वेंशियली एंड ऑर्डरली, एक के बाद एक हुए ना। एक रिएक्शन का मॉलिक्यूल दूसरे रिएक्शन में यूटिलाइज हुआ और द एनएडीएच सिंथेसाइज्ड इन द ग्लाइकोलाइसिस आर ट्रांसफर फ्रॉम साइटोप्लाज्म इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। याद करो, मैंने बोला था एनएडीएच कहां बना था, ग्लाइकोलाइसिस में। एनएडीएच जो बना था कौन से 6 स्टेप में, ग्लाइकोलाइसिस के 6 स्टेप में एनएडीएच बना था। वो कहां जाएगा, साइटोप्लाज्म टू माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसपोर्ट होगा। ओके, ग्लाइकोलाइसिस ट्रांसफर टू द माइटोकॉन्ड्रिया एंड अंडरगो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। कल पढ़ाया वाला पॉइंट। उस एनएडीएच का क्या होने वाला है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, मतलब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में क्या होने वाला है, एटीपी बनने वाला है ना। कल मैंने पढ़ाया था आपको 1 मॉलिक्यूल ऑफ एनएडीएच गिव्स 3 एटीपी, 1 मॉलिक्यूल ऑफ एनएडीएच गिव्स 2 एटीपी। याद करो कल की डायग्राम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ऐसा होता है। ओके, और यहाँ पे क्या होता है, इंटरमीडिएट इन द पाथवे आर नॉट यूज्ड टू सिंथेसाइज ऑल द कंपाउंड। इस पाथवे के अंदर कुछ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलते हैं। ओके, इंटरमीडिएट इन दिस पाथवे आर नॉट यूज्ड टू सिंथेसाइज अदर कंपाउंड। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलते हैं इस पाथवे में और वो क्या करते हैं, नॉट यूज्ड टू सिंथेसाइज अदर कंपाउंड। मतलब क्या बोल रहा पॉइंट, इंटरमीडिएट इन द पाथवे आर नॉट यूज्ड टू सिंथेसाइज अदर कंपाउंड। इस पाथवे में जो मॉलिक्यूल बनते हैं वो यही पाथवे कंटिन्यू करते हैं, दूसरा कोई मॉलिक्यूल नहीं बनाते हैं, कंटिन्यू यही पाथवे होते हैं एंड ओनली ग्लूकोज इज बीइंग द रिस्पायर्ड। मैंने बोला था सेल के अंदर वैसे क्या है, और भी शुगर है ना, मगर जनरली कौन सी शुगर यूटिलाइज करती है सेल, जनरली सेल कौन सी यूटिलाइज करती है, शुगर, ग्लूकोज यूज होती है एंड अदर अल्टरनेटिव्स सबस्ट्रेट्स आर नॉट एंटर इन द पाथवे एट एनी स्टेज। मतलब जनरली रेस्पिरेशन में, सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर क्या आता है, ग्लूकोज आता है, और ग्लूकोज का क्या हो जाता है, स्टेप वाइज ब्रेक डाउन होता है ना। किसका, ग्लूकोज का स्टेप वाइज क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। अगला पॉइंट, सच अजम्पशंस, ये अजम्पशन क्या बोलता है, आर नॉट वैलिड। ओके, ये जो वैलिड अजम्पशन ऊपर दिए थे वो वैलिड नहीं है। मतलब मैंने बोला ना, इस रिएक्शन में जो मॉलिक्यूल बनते हैं वो यही पाथवे बनाते, दूसरा कोई और अल्टरनेटिव नहीं बनाते। तो वो जो अजम्पशन थे, वो जो अंदाजा था वो करेक्ट नहीं है। तो फिर करेक्ट क्या है, नॉट वैलिड बिकॉज ऑल द पाथवे वर्क इन साइमल्टेनियसली। पहला अजम्पशन क्या था कि ये पाथवे जो होती है ऑर्डरली होती है, सीक्वेंस होती है। ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑल द पाथवे वर्क इन साइमल्टेनियस एंड डू नॉट टेक प्लेस इन वन आफ्टर अनदर। मतलब पायरुवेट एसिड बना तो पायरुवेट एसिड का लैक्टिक एसिड बन सकता है ना, जरूरी नहीं है कि पायरुवेट एसिड से CO2 एंड वाटर ही बने।
या पैरिक एसिड का इथिल अल्कोहल बन सकता है ना। मतलब क्या कह रहा है, ये जो पाथवे है इसमें डू नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर अनदर। इस पाथवे में ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि एक मॉलिक्यूल के बाद दूसरा मॉलिक्यूल बने, वही बने, दूसरा भी बन सकता है ना, क्योंकि सेल के अंदर जैसा थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन होती है, तो कंपल्सरी नहीं है कि वही मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल आगे कंटिन्यू करे, वो बेबी दूसरे मॉलिक्यूल बना सकता है। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूं, पायरिक एसिड का अगर अराबिक रेस्पिरेशन में एंट्री किया तो CO2 ऑन वाटर बनेगा, अगर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में एंट्री किया तो लैक्टिक एसिड बनेगा, और फिर अल्कोहल फर्मेंटेशन में एंट्री करेगा तो अल्कोहल बनेगा। मतलब कंपल्सरी नहीं है कि ये जो पाथवे है एक के बाद एक होती है, सभी मॉलिक्यूल साइमल्टेनियस हो सकते, डू नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक नहीं बनते, साथ साथ बन सकते। क्लियर बेटा। एक दूसरा, सबस्ट्रेट एंटर इन द पाथवे एंड आर विड्रॉन फ्रॉम एज व्हेन इट इज नेसेसरी। ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि वही सबस्ट्रेट आगे कंटिन्यू हो जाए, वही सब्सटेंस आगे कंटिन्यू हो जाए, ऐसा कंपल्सरी नहीं है। कुछ सब्सटेंस ऐसे भी है कि जो साइकिल से विड्रॉल हो सकते, बाहर निकल सकते और वो दूसरा मॉलिक्यूल बना सकते। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? कुछ सब्सटेंस साइकिल से बाहर निकल के दूसरा कोई बायोमोलिक्यूल बना सकते हैं। कंपल्सरी नहीं है कि वही सब्सटेंस पाथवे में एंट्री करे और वही साइकिल कंटिन्यू करे। कुछ सब्सटेंस क्या हो सकते हैं, पाथवे से विड्रॉल हो सकते, बाहर निकल सकते और दूसरा कोई मॉलिक्यूल बना सकते। क्लियर बेटा। दो। तीसरा, एटीपी यूटिलाइज्ड एंड नीडेड। ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि एटीपी खाली बनती है, अपन क्या बोले कि 30 एटीपी बनती है, ऐसा कंपल्सरी नहीं है एटीपी बनना बनना बनना। कभी जरूरत लगी तो एटीपी ब्रेक भी हो जाएंगे ना, बॉडी को अगर जरूरत लगी तो एटीपी क्या हो जाएंगे, ब्रेक भी हो सकते हैं। इसलिए एटीपी यूटिलाइज्ड एज व्हेन नीडेड, जब बॉडी को जरूरत है तब एटीपी क्या हो सकते, ब्रेक भी हो सकते। बनना कंपल्सरी नहीं है, कभी कभी वो ब्रेक भी हो सकते हैं। ओके नेक्स्ट, एंजाइम रेट्स आर कंट्रोल्ड बाय मल्टीपल मीन्स। इस साइकिल में इतने रिएक्शन होते हैं, जैसे ग्लाइकोलाइसिस में 10 स्टेप होते हैं तो वहां पे 10 एंजाइम है, क्रेब्स साइकिल में 9 स्टेप होते हैं तो वहां पे 9 एंजाइम है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम में 5 कॉम्प्लेक्स रहते हैं, याद आ रहा है, 5 कॉम्प्लेक्स है। मतलब हर एक स्टेप के अंदर क्या है, अलग अलग एंजाइम काम करता ना। ईच स्टेप में क्या होता है, डिफरेंट एंजाइम काम करते हैं। एंजाइमेटिक रेट्स आर कंट्रोल्ड बाय मल्टीपल मीन्स एंड सच कैलकुलेशंस आर यूज्ड टू अप्रिशिएट द एफिशिएंसी ऑफ द लिविंग सिस्टम इन एक्सट्रैक्शन एंड स्टोरिंग एनर्जी। तो ये कैलकुलेशन क्या कर रहा है, यूज्ड टू अप्रिशिएट, दिस कैलकुलेशन यूज्ड टू अप्रिशिएट द एफिशिएंसी ऑफ द लिविंग सिस्टम। इससे आप लोग क्या समझती है कि उस ऑर्गेनिज्म की क्या है, एफिशिएंसी कितनी है इन एक्सट्रैक्शन एंड स्टोरिंग एनर्जी। मतलब वो एनर्जी कितनी स्टोर कर सकता है और कितनी एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर सकता है, मतलब यूटिलाइज कर सकता है ना। कोई ऑर्गेनिज्म अगर खाली एनर्जी स्टोर कर रहा है तो उसके अंदर एनर्जी ज्यादा बनेगी, और कुछ ऑर्गेनिज्म में एनर्जी का यूटिलाइजेशन भी होता है, तब एटीपी ब्रेक भी हो सकते हैं। सो कंपल्सरी नहीं है कि एटीपी बने, कुछ एटीपी ब्रेक भी हो सकते हैं। इसमें यहाँ पे कैलकुलेशन दिया आपको, सिंपल कैलकुलेशन। ओके, इससे भी अच्छा चार्ट में आपको देने वाला हूं मैं। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इन्होंने चार्ट दिया है। क्या आपको पता है, ग्लाइकोलाइसिस में डायरेक्ट एटीपी कितने बनते हैं, जोर से बोलिए, ग्लाइकोलाइसिस में कितने एटीपी डायरेक्टली 2 एटीपी, और एनएडीएस कितने बनते हैं 2। कौन से स्टेप में, 6 स्टेप में। ग्लाइकोलाइसिस में 6 स्टेप में एनएडीएस बनते ना। और ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन मतलब कौन सी, लिंक रिएक्शन, याद आ रहा है। लिंक रिएक्शन के अंदर क्या होता है बेटा, लिंक रिएक्शन के अंदर क्या होता है, एनएडीएस कितने बनते हैं 2, एटीपी बनते हैं क्या, नहीं, इसको आप लिंक रिएक्शन बोलते हैं। तो मैंने बोला था कल आपको, 1 मॉलिक्यूल ऑफ एनएडीएस गिव्स 3 एटीपी। तो यहाँ पे अगर 2 एनएडीएस बन रहे, 2 एटीपी यहाँ पे डायरेक्ट बने, यहाँ पे 2 एनएडीएस बन रहे तो एटीपी कितने 6। लिंक रिएक्शन में 2 एनएडीएस बन रहे, एटीपी कितने 6। अभी क्रेब्स साइकिल में एनएडीएस कितने बने थे 6, तो इंटू 3 करो ना, इंटू 3 करो तो क्या होगा 18। एफएडीएस कितने बने थे 2, तो मैंने बोला था 1 मॉलिक्यूल एफएडीएस गिव्स 2 एटीपी, तो 2 इंटू 2 4। और क्रेब्स साइकिल मैंने बोला था जीटीपी से क्या बने थे 2, जीटीपी से क्या बने 2 एटीपी ना। कैसे, डायरेक्ट, मतलब ध्यान से देखो, यहाँ पे डायरेक्ट एटीपी कितने बने, डायरेक्ट एटीपी कितने बने टोटल 4 ना। ये 2 डायरेक्ट, ग्लाइकोलाइसिस के 2 डायरेक्ट, और क्रेब्स साइकिल कितने डायरेक्ट, क्रेब्स साइकिल कितने डायरेक्ट थे 2। मतलब डायरेक्ट एटीपी कितने बने टोटल 2 + 2 4 बने। कितने में से
38 में से, और बाकी कितने हो गए फिर थ्रू ईटीएस ना। बाकी के जो एटीपी बनेंगे कहां से बनेंगे? थ्रू ईटीएस। तो यहाँ पे देखिए टू एटीपी मॉलिक्यूल आर स्पेंड टू ट्रांसपोर्ट 2 NADH फ्रॉम ड्यूरिंग। अब ये तो स्टेटमेंट ओल्ड सिलेबस का है, इसलिए याद मत रखो, इसको जरूरत नहीं है। ये ओल्ड सिलेबस में ऐसा दिया था कि जो NADH बन रहा है ग्लाइकोलाइसिस में, साइटोप्लाज्म में, वो जब माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है तो 2 एटीपी खर्च होते हैं। जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर NADH एंट्री करते हैं साइटोप्लाज्म से तो 2 एटीपी खर्च होते हैं, ऐसा बोला था। मगर ये आपने को अभी याद रखने का नहीं है, खाली याद रखना है कि आपको ये 38 एटीपी टोटल मिलते हैं बस, ठीक है। ऐसा बताया गया है कि ग्लाइकोलाइसिस में जो NADH बनते वो जब ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में जाते तब 2 एटीपी खर्च होते हैं, मगर आपने को बताने का नहीं कैलकुलेशन उतना कुछ, आपको डायरेक्ट बताना है कि 38 एटीपी बनते, राइट, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये भी आपको कंफर्म पता है, ओके, कितने एटीपी बनते हैं कहां पे। अगला पॉइंट, अभी ये डिफरेंस है, उसके पहले मैं अभी आपको चार्ट दिखा रहा हूं जो मैंने निकाला है। दिस इज द बैलेंस शीट ऑफ अराबिक रिस्पिरेशन, जो मैंने खुद बनाया है। एटीपी का कैलकुलेशन, एटीपी फॉर्मेशन कितने होते हैं उसका कैलकुलेशन मैंने टेबल बना के बताया है, वही है, कुछ फर्क नहीं है। यहाँ पे मैंने स्टेप दिए है, पहले कौन से स्टेप, ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल एंड टोटल। इधर ग्लाइकोलाइसिस में NADH कितने बनते थे? 2, तो 2 NADH, एक NADH से 3 एटीपी, मतलब 2 × 3 6 एटीपी। कैसे? थ्रू ईटीएस, याद आ रहा है ना। ईटीएस में मैंने बोला था एक NADH से 3 एटीपी, तो 2 NADH से 6 एटीपी। सबस्ट्रेट लेवल एटीपी कितने में? डायरेक्ट। ग्लाइकोलाइसिस में डायरेक्ट एटीपी कितने में? 2। सो 6 × 8, 6 + 2 = 8। ईटीएस के साथ 8 और डायरेक्ट नेट गेन ऑफ एटीपी 2। क्योंकि मैंने बोला था, देखो ग्लाइकोलाइसिस कंपल्सरी नहीं है कि अराबिक हो, ग्लाइकोलाइसिस कैसे अनारोबिक स्टेप है। तो ग्लाइकोलाइसिस में अगर पूछा गया आपको नेट गेन ऑफ एटीपी कितने हैं, तो आप लिखेंगे 2, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया आए एटीपी बनाए, जरूरी नहीं है, इसलिए आप बोलेंगे 2। क्लियर। नेक्स्ट, लिंक रिएक्शन में क्या हो रहा है? NADH कितने बन रहे हैं? 2, तो 2 × 3 6 एटीपी। 3 कहां से लाया? एक NADH का 3 एटीपी, 2 NADH का 6 एटीपी। डायरेक्ट एटीपी बनेगा यहाँ पे? नहीं, तो कितने हो गए? 6 एटीपी। क्रेब्स साइकिल में क्या बोला था? NADH कितने बने? 6, तो 6 × 3 18। एफएडीज कितने बने थे? 2, 2 × 2 4, एंड डायरेक्ट कितने बने थे क्रेब्स साइकिल में? 2 एटीपी। तो कितने हो गए क्रेब्स साइकिल की एटीपी? खाली क्रेब्स साइकिल कितने हो गए? 24। अगर आपको पूछा गया आपको कि 2 क्रेब्स साइकिल में कितने एटीपी बनते हैं? 24, क्योंकि क्रेब्स साइकिल ट्वाइस होती है ना, कल ही बोला ना मैंने, क्रेब्स साइकिल ट्वाइस होती है। ट्वाइस क्यों होती है? क्योंकि पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं। तो 2 क्रेब्स साइकिल में कितने एटीपी? 24। एक क्रेब्स साइकिल में 12 12। ओके, लास्ट फाइनल, अभी ऐसा हॉरिजॉन्टल ऐड करो, कितना हो रहा? 8 + 6 14, 14 + 24 38। ये हो गया ये कैलकुलेशन, सीधा कैलकुलेशन। और ऐसा भी आप वर्टिकल कैलकुलेशन करते हो तो ये 34 एटीपी प्लस ये 4 एटीपी कैसे बने? डायरेक्ट। ये 4 एटीपी कैसे बने? डायरेक्ट। और ये कैसे बने? थ्रू ईटीएस। मतलब ये टेबल बहुत अच्छा है आपको समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए कि कैसे एटीपी कहाँ पे बनते हैं। और एमसीक्यू में इस टेबल के अकॉर्डिंग आप बहुत से एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो ये टेबल आपके माइंड में फिक्स होना चाहिए कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कौन से स्टेप में कितने एटीपी बन रहे हैं। नेक्स्ट, अगला पॉइंट दिया आपको, कंपैरिजन बिटवीन द फर्मेंटेशन एंड अराबिक रिस्पिरेशन। फर्मेंटेशन मतलब अनारोबिक रिस्पिरेशन और अराबिक रिस्पिरेशन, दोनों में क्या फर्क है? मुझे पहले ही पता है आपको। फर्मेंटेशन में पार्शियल ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज, क्यों? क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन नहीं है ना। फर्मेंटेशन में ऑक्सीजन है क्या? नहीं है, तो ग्लूकोज का क्या हो जाता? पार्शियल ब्रेकडाउन हो जाता। इधर ऑक्सीजन है तो क्या होगा? कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, आइदर CO2 एंड वाटर ना। फर्मेंटेशन में वाटर बन रहा था क्या रे? फर्मेंटेशन में वाटर नहीं बन रहा था, याद करो। फर्मेंटेशन कितने टाइप थे? 2, कौन कौन से? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, याद आ रहा है? उसमें मैंने डिफरेंस लिख के दिया आपको। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में भी मैंने आपको डिफरेंस लिख के दिया है ऑलरेडी। चलो नेक्स्ट, नेट गेन ऑफ इधर एटीपी कितने बन रहे हैं? 2, जो भी ग्लाइकोलाइसिस में बने वही है, जो एटीपी ग्लाइकोलाइसिस में बने वही है ना एटीपी। इधर नेट गेन ऑफ कितने एटीपी?
36 नहीं, एक्चुअली 38 है, ये 38 है। नेक्स्ट एनएडी का ऑक्सीडाइज टू एनएडी रेदर स्लोली। एनएडी का ऑक्सीडेशन कैसे होता है? स्लो होता है ना, क्योंकि वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं ना। एनएडीएच का एनएडी बनता है मगर कैसे? स्लो होता है, क्यों? वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। और इधर क्या हो रहा है? एनएडी ऑक्सीडाइज टू एनएडी विगरसली हेल्दी, क्योंकि इधर एनएडीएच से क्या बनता है? 3 एटीपी बनते हैं ना। इधर मैंने बोला एरोबिक रिस्पिरेशन में एनएडीएच से क्या बनते हैं? 3 एटीपी बनते हैं। मतलब कैसे हो रहा है? विगरसली हो रहा है, हेल्दी हो रहा है। विगरस मतलब हेल्दी ना। इधर आपको एनएडीएच से एटीपी मिलते हैं क्या? नहीं मिलते, इसलिए स्लोली बोला है, क्योंकि वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। नो माइटोकॉन्ड्रिया, नो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, नो एटीपी फ्रॉम एनएडीएच2। और इधर एनएडीएच है, माइटोकॉन्ड्रिया है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम है, इसलिए एनएडीएच से कितने मिलने वाले एटीपी? हाँ, एक एनएडीएच से 3 एटीपी मिलने वाले है ना। तो ये भी ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। डिफरेंस हो गया क्लियर। अगला पॉइंट, एम्फीबोलिक पाथवे। एम्फीबोलिक पाथवे इज वेरी इंपॉर्टेंट पाथवे। ओके, एम्फीबोलिक का मतलब क्या है? पहले साइंटिस्ट बोलते थे कि रिस्पिरेशन क्या है? पहले साइंटिस्ट बोलते थे कि रिस्पिरेशन क्या है? खाली कैटाबोलिक प्रोसेस है। मगर अभी ये प्रूव हुआ है कि रिस्पिरेशन जो है, हाँ, एम्फीबोलिक है। बट एम्फीबोलिक एनाबोलिक प्लस कैटाबोलिक दोनों का कॉम्बिनेशन है। किधर? रिस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर कुछ मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है, कैटाबोलिज्म होता है, और कुछ मॉलिक्यूल बनते हैं तो बोलेंगे एनाबोलिज्म, और ब्रेक होते हैं तो बोलेंगे कैटाबोलिज्म, और दोनों को मिलाकर बोलेंगे एम्फीबोलिक पाथवे। क्लियर बेटा? पुराने साइंटिस्ट कहते थे कि रिस्पिरेशन खाली कैटाबोलिक पाथवे है, मगर अभी प्रूफ हुआ है कि रिस्पिरेशन खाली कैटाबोलिक नहीं है। तो ये कैसा है? एम्फीबोलिक पाथवे। कैसे एम्फीबोलिक है? चलो बताते हैं, एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। ये जो डायग्राम आपके सामने दिख रही है, क्या है? फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, क्या है? ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट है। फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन कौन है? ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट है। तो आपको पता है फैट को ब्रेक करने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए? फैट को ब्रेक करने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए? जल्दी बोलिए। फैट को ब्रेक करने के लिए एंजाइम कौन सा चाहिए? यस, जल्दी, फास्ट। लाइपेज। लाइपेज एंजाइम क्या करता है? फैट को ब्रेक डाउन करता है, और फैट का क्या बन जाता है? फैटी एसिड लिख रहा ना। पहले देखते हैं फैट का क्या क्या होता है। पहले देखेंगे डायग्राम में फैट का क्या क्या हो रहा है। तो सबसे पहले फैट को ब्रेक किसने किया? लाइपेज ने। क्या क्या बनाया? फैटी एसिड है। हाँ, आपको पता है फिर फैटी एसिड से डायरेक्ट क्या बन रहा? फैटी एसिड डायरेक्ट क्या बन रहा? एसिटिल फैटी एसिड बन रहा है। और वो कहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा? क्रेब्स साइकिल। मतलब यहाँ पे क्या हुआ? फिर ब्रेकडाउन हुआ कि बना कुछ? यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ ना। क्या ब्रेकडाउन हुआ? फैटी एसिड ब्रेकडाउन हुआ या फैट ब्रेकडाउन हुआ ना? फैट ब्रेकडाउन हुआ, फैट ब्रेकडाउन हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं कैटाबोलिज्म। इधर कौन था? डायहाइड्रोक्सिस्टोन फॉस्फेट, डीएचएपी। डायहाइड्रोक्सिस्टोन फॉस्फेट मतलब कौन? डीएचएपी बोला था मैंने आपको। और इधर कौन सा बोला था? ईपीजीएल। याद आ रहा है क्या? ग्लाइकोलिसिस याद करो, ग्लाइकोलिसिस। ये मिडल का बात है तो आपको ऑलरेडी पता है, ये पढ़ा है मैंने स्टार्टिंग से। क्या क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट से पहले ग्लूकोज बनता, ग्लूकोज से बाद में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, मतलब ये ग्लाइकोलिसिस हो रहा है, ग्लाइकोलिसिस। और ग्लाइकोलिसिस में आपको पता है, हाँ, क्या होता है? फाइनली पायरुवेक एसिड बनता है, फिर पायरुवेक एसिड एंट्री करता एसिड कोएंजाइम में, फिर बनता क्रेब्स साइकिल। मतलब देखिए, फैट का जो मॉलिक्यूल है डायरेक्ट किधर आ रहे बाद में? मतलब इधर ब्रेक हो रहा ना। एक हो गया क्लियर। ओके, कार्बोहाइड्रेट का भी क्या हो गया? ब्रेक हो गया कंप्लीट। तो दोनों का क्या हुआ? कैटाबोलिज्म। और तीसरा कौन है? प्रोटीन। इसका भी क्या हो रहा? इसका प्रोटीन का ब्रेकडाउन कौन करता है? प्रोटीएज। प्रोटीएज कौन है? एंजाइम। किसको ब्रेक कर रहा? और क्या बना रहा? अमीनो एसिड। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? ब्रेकडाउन हो रहा है ना। मतलब यहाँ पे देखिए, ये जो डायग्राम आपको दिख रही है, इसमें फैट का ब्रेकडाउन हो रहा है 1, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन हो रहा है 2, और प्रोटीन का ब्रेकडाउन हो रहा है 3। मतलब तीनों तरफ ब्रेकडाउन हो रहा है ना, कैटाबोलिज्म हो रहा है ना। तो आप बोलेंगे सर तीनों तरफ कैटाबोलिज्म हो रहा है, तो एनाबोलिज्म कहां हो रहा है? क्या बन रहा है? क्या बनता है यहाँ पे? तो एनाबोलिज्म कैसे होता है आपको मैं बताने वाला हूं। तो यहाँ पे अमीनो एसिड का क्या होगा? फिर बाद में अमीनो एसिड क्या हो गया बाद में? और पायरुवेक एसिड। और फिर किधर क्या बना? एसिड कोएंजाइम में। और क्या बना? क्रेब्स साइकिल। मतलब ये भी फाइनली क्या बना रहा? क्रेब्स साइकिल ना। ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट फैट हो, कार्बोहाइड्रेट हो या प्रोटीन हो,
तीनों क्या कर रहे हैं फाइनली क्रेब्स साइकिल में इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्रेब्स साइकिल कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, इन तीनों में क्या हो रहा है, कैटाबोलिज्म हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है। तो अभी अनाबोलिज्म किसका होता है मैं आपको लिख के देने वाला हूं। अनाबोलिज्म क्या होता है मैं आपको लिख के देने वाला हूं। ओके नेक्स्ट यहाँ पे देखो, ग्लूकोज इज फेवर्ड सब्सटेंस फॉर रिस्पिरेशन। मैंने बोला ना आपको कार्बोहाइड्रेट में सबसे ज्यादा फेवरेबल कौन है, कार्बोहाइड्रेट में सबसे ज्यादा कौन फेवरेबल है, ग्लूकोज रिस्पिरेशन के लिए। सो ऑल द कार्बोहाइड्रेट्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू, हाँ मतलब स्टार्च था ग्लूकोज बना, सुक्रोज था ग्लूकोज बना, माल्टोज था ग्लूकोज बना, सेलुलोज था ग्लूकोज बना, ग्लाइकोजन था ग्लूकोज बना, इनुलिन था ग्लूकोज बना। मतलब पूरे कार्बोहाइड्रेट से पहले क्या बना, ग्लूकोज बना। क्योंकि आपको पता है सेल क्या लेने वाली है, सेल को क्या चाहिए ज्यादा, सेल किससे प्यार करती है, ग्लूकोज से। सेल को ग्लूकोज ज्यादा चाहिए, रेडिली अवेलेबल चाहिए। तो पहले क्या होगा, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है उसका ग्लूकोज बनेगा, फिर अदर सब्सटेंस आर आल्सो इंस्पायर। मतलब कौन से रे, फैट का ब्रेकडाउन हो सकता है। हाँ फैट का ब्रेकडाउन होने के बाद क्या क्या बना, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। फैटी एसिड का भी डिग्रेडेशन और क्या बना, देखिए फैटी एसिड का फिर क्या बना, फैटी एसिड हाँ क्या बना, एसिटिल कोएंजाइम में। ओके एंटर इन द पाथवे ऑफ ग्लिसरॉल एंड कन्वर्ट इनटू पागल। ओके मतलब इधर देखो फैटी एसिड का एसिटिल कोएंजाइम बना, डीएचपी का एसिटिल कोएंजाइम बना। ऐसा हो रहा नहीं, ये देखो ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है ना। मतलब फैट का कंप्लीट हो गया ब्रेकडाउन। फिर बाद में प्रोटीन का भी क्या हो गया, ब्रेकडाउन हो गया। कौन किया, प्रोटीएज इनटू अमीनो एसिड। क्योंकि आपको पता है प्रोटीन इज आल्सो कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमीनो एसिड। तो प्रोटीन का ब्रेकडाउन हो गया, किसने किया, प्रोटीएज। फिर क्या बना, अमीनो एसिड। आफ्टर डीअमीनेशन, अमीनो एसिड से क्या हुआ, डीअमीनेशन हुआ, अमीनो ग्रुप चला गया, अमीनो ग्रुप चला गया और एंटर करे कहां पे, पाथवे ऑफ सम स्टेजेस ऑफ क्रेब्स साइकिल एज, हाँ पायरुवेट और एसिटिल कोएंजाइम। मतलब क्या हुआ रे, प्रोटीन भी क्या बना, प्रोटीन का अमीनो एसिड बना, अमीनो एसिड का एसिटिल कोएंजाइम में बना, और एसिटिल कोएंजाइम का फिर बाद में क्रेब्स साइकिल में ये एंट्री किए, अमीनो एसिड फिर कहां पे एंट्री किए, क्रेब्स साइकिल में। तो ये भी क्या हो गया, फिर कैटाबोलिज्म हो गया। क्या हो गया, हाँ नेक्स्ट द रिस्पिरेटरी पाथवे इज जनरली कंसीडर्ड एज, हाँ देखो पहले रिस्पिरेटरी पाथवे क्या बोलते थे अपन, जनरल रिस्पिरेटरी पाथवे क्या बोलते थे, कैटाबोलिक पाथवे। बट इट इन्वॉल्व अनाबोलिज्म आल्सो, सिंथेसिस आल्सो। कुछ बायोमोलिक्यूल बनते भी यहाँ पे, कुछ बायोमोलिक्यूल यहाँ पे बनते भी है, अनाबोलिज्म आल्सो। ओके सो पहले बोलते थे कैटाबोलिज्म, अभी बोल रहे हाँ पहले बोलते थे कैटाबोलिज्म होता है, अभी क्या बोल रहे हैं अपन, अनाबोलिज्म होता है। सो इट इज बेटर टू से, इसलिए इसको क्या बोलेंगे अपन, जोर से बोलिए, एम्फीबोलिक पाथवे। एग्जांपल फैटी एसिड्स आर ब्रेक डाउन। देखो फैटी एसिड का क्या बना, एसिटिल कोएंजाइम में बिफोर एंट्री इन द रिस्पिरेटरी पाथवे। फैटी एसिड का ब्रेक डाउन होकर क्या बना, एसिटिल कोएंजाइम में। देखिए इधर एसिटिल कोएंजाइम में, ओके एसिटिल कोएंजाइम में बिफोर एंट्री इन द रिस्पिरेटरी पाथवे। बट when organism need synthesize fatty acid, एसिटिल कोएंजाइम में विड्रॉल। देखो रे एसिटिल कोएंजाइम में क्या होता है, विड्रॉल होता है। कहां से, साइकिल से। अभी ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर कुछ बायोमोलिक्यूल बनाना है तो एसिटिल कोएंजाइम में क्या होता है, साइकिल से बाहर निकल जाता है। क्या बोल रहा हूं, सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड एंड एसिटिल कोएंजाइम, विड्रॉल फ्रॉम द रिस्पिरेटरी पाथवे। And similarly, during breakdown of the synthesis of the protein also, during breakdown and synthesis of protein also, intermediates are involved. यहाँ पे भी प्रोटीन का जब ब्रेकडाउन होता है या सिंथेसिस होता है तो वहां पे भी कुछ इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल बनते हैं ना। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि सभी बायोमॉलिक्यूल ब्रेक नहीं होते, कुछ बायोमॉलिक्यूल वहां पे बनते ही है, फॉर्म भी होते हैं, प्रोड्यूस भी होते हैं ना। ऑल बायोमॉलिक्यूल यहाँ पे ब्रेक होते हैं क्या, नहीं, कुछ बायोमॉलिक्यूल प्रोड्यूस भी होते हैं, फॉर्म भी होते हैं। तो कौन से बायोमॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं वो भी बताने वाला हूं। ओके उसके बाद ये जो पॉइंट दिया है मैंने, ओके यहाँ पे मैंने क्या बोला, एम्फीबोलिक पाथवे बोला है, और इसमें कौन कौन से बायोमॉलिक्यूल बनते हैं अपन अभी डिस्कस करने वाले। कैटाबोलिज्म आपको क्लियर है, कौन कौन ब्रेक हुआ, पहले फैट ब्रेक हुआ, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बना, बाद में एसिटिल कोएंजाइम बने, ब्रेक हो गया। फिर बाद में कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होके पायरुविक एसिड बन के एसिटिल कोएंजाइम में बना, क्रेब्स साइकिल में एंट्री की, और बाद में प्रोटीन का भी ब्रेकडाउन हुआ ना। अभी बनता क्या है फिर,
इस पाथवे में कौन से बायोमोलिक्यूल बनने वाले हैं उसके बारे में आपको बताने वाला हूं, दैट इज कॉल्ड एनाबोलिज्म। ठीक है, तो उसके पहले अपन थोड़ा डिस्कस करेंगे एनाबोलिक प्रोसेस कौन सी है। ओके, ये बताने से पहले मैं आपको बता रहा हूं कि चैप्टर का लास्ट पार्ट कौन सा, आरक्यू। आरक्यू का मतलब रिस्पिरेटरी कोएफिशिएंट। ओके, या उसी को बोलते हैं अपन रिस्पिरेटरी वैल्यू आल्सो एंड रिस्पिरेटरी कोएफिशिएंट दैट इज वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम। रिस्पिरेटरी कोएफिशिएंट में क्या होता है, कितने CO2 इवॉल्व होते हैं और कितने O2 कंज्यूम होते हैं। तो CO2 इवॉल्व कितने हो रहे हैं, जो भी हो रहे हैं समझो। अभी यहाँ पे ये देखो, ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन में क्या हो रहा है, CO2 कितने इवॉल्व हो रहे हैं, 6 इवॉल्व मतलब बाहर निकल रहे ना, कितने CO2 बाहर निकल रहे हैं, 6, और O2 कंज्यूम कितने हो रहे हैं, 6। तो 6 CO2 डिवाइड बाय 6 O2 तो क्या आ गया, 1। मतलब कार्बोहाइड्रेट का आरक्यू कितना आया रे, आरक्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट कितना आया बेटा, 1। क्लियर। तो कैसे निकाले समय, फार्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम। तो आरक्यू ऑफ द रेशियो ऑफ द, आरक्यू मतलब क्या है, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम इन रिस्पिरेशन। तो फार्मूला याद रखना पड़ेगा आपको रिस्पिरेटरी कोएफिशिएंट का। ओके, और आरक्यू डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ रिस्पिरेटरी सब्सट्रेट, कौन सा रिस्पिरेटरी सब्सट्रेट अपन खा रहे यूटिलाइज कर रही बॉडी, उसके ऊपर आरक्यू डिपेंड है। आरक्यू फॉर द कार्बोहाइड्रेट क्या है, आरक्यू ऑफ द कार्बोहाइड्रेट कितना है बोलिए, 1 है। बिकॉज क्यों 1 है, इक्वल अमाउंट ऑफ क्या था, CO2 एंड O2 था ना, जितने CO2 थे उतने O2 है। तो यहाँ पे आरक्यू क्या आया, बोलो जल्दी, 1 आया ना। तो इक्वेशन दिया है आपको यहाँ पे, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होने का, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होने का, और कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन हुआ तो कितना बना आरक्यू, 1। और आप बोलेंगे सर फिर फैट का क्या आता है, फैट का कितना आता है, लेस देन 1, मतलब कितना रहता पता है आपको, 0.7। या एग्जाम में पूछेंगे फैट का कितना रहता है, 0.7, दैट इज लेस देन 1 है। प्रोटीन का कितना है, 0.9, दैट इज आल्सो लेस देन 1। तो लेस देन 1 किसका किसका है, लेस देन 1 किसका किसका है, फैट का लेस देन 1 है, प्रोटीन का लेस देन 1 है। फैट का कितना बोला, 0.7, प्रोटीन का कितना बोला, 0.9। क्या है ये, आरक्यू है। कार्बोहाइड्रेट का कितना था, कार्बोहाइड्रेट का आरक्यू कितना था, 1। ओके, बाद में अभी देखेंगे फैट का यहाँ पे दिया है, आरक्यू ऑफ द फैट कितना है, लेस देन, आरक्यू ऑफ द फैट कितना है, लेस देन 1। कैसे कैलकुलेट करें, कैसे कैलकुलेट करें, कैलकुलेशन फैटी एसिड एग्जांपल ट्राइपाल्मिटीन। ट्राइपाल्मिटीन बोल के कौन है ये, फैटी एसिड है। तो यहाँ पे CO2 इवॉल्व कितने हो रहे, 102, और O2 कंज्यूम कितने हो रहे, 145। ये याद रखो अभी आप कि जब CO2 कम हो और O2 ज्यादा हो, ध्यान रखना, CO2 कम हो और O2 ज्यादा हो तो वैल्यू 1 से कम आती है, कंफर्म 1। अगर CO2 कम है और O2 ज्यादा है तो वैल्यू 1 से कम आती है, और अगर CO2 ज्यादा है और O2 कम है तो वैल्यू 1 से ज्यादा आती है। क्लियर। और जब CO2 1 है, CO2 जितने उतने O2 है तो वैल्यू 1 आती है। और अनएरोबिक रिस्पिरेशन का आप देखते हो आरक्यू कितना होगा, इन्फिनिटी। अनएरोबिक रिस्पिरेशन में आरक्यू वैल्यू कितनी, इन्फिनिटी। क्यों, क्योंकि आपको पता है अनएरोबिक रिस्पिरेशन में क्या होता है, कोई किसी को याद है, अनएरोबिक रिस्पिरेशन में क्या होता है पता है किसी को, वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व कितने रहते, 2। याद करो ना, वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व कितने होते, 2, मगर वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम कितना, 0 है ना। किधर, अनएरोबिक रिस्पिरेशन में CO2 इवॉल्व कितने होते थे, 2, मगर O2 कंज्यूम कितने हो रहे, 0। तो यहाँ पे क्या आएगा, वैल्यू कितना आएगा, इन्फिनिटी ना। किसकी, अनएरोबिक रिस्पिरेशन की जो है वैल्यू कितना आएगी, इन्फिनिटी आती है। क्लियर बेटा। तो कार्बोहाइड्रेट का आरक्यू कितना आया था बोलो, 1। फैट का कितना आया, मतलब लेस देन 1। प्रोटीन का कितना बोला, 0.9। and living organism respiratory substrates are often more than 1। लिविंग ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट जो है मोर देन 1 है, एंड प्रोटीन, प्योर प्रोटीन और फैट्स आर नेवर यूज्ड एज अ रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट। प्योर प्रोटीन और प्योर फैट जो है रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट बोल के यूज नहीं होते। उसका पहले क्या होना चाहिए, ब्रेकडाउन होना चाहिए। किसका, प्योर प्रोटीन का और प्योर फैट का पहले ब्रेकडाउन होना चाहिए, फिर वो क्या करेगा, बनाएगा। मैं आपको 1 मिनट में बताने वाला हूँ एनाबॉलिज्म कैसे होता है।
मैंने जनरली क्या बोला आपको कि जनरली इसका फैट का ब्रेकडाउन होता है, कैटाबोलिज्म होता है, कार्बोहाइड्रेट का कैटाबोलिज्म होता है और प्रोटीन का कैटाबोलिज्म होता है ना, इन तीनों का कैटाबोलिज्म हो रहा है। तो कैटाबोलिज्म कंफर्म है। अब एनाबोलिज्म किसका हो रहा, ये आप लिख सकते हो। पहला लिखो एनाबोलिज्म में, फर्स्ट पीईपी विड्रॉल फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस एंड हेल्प टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन। पहला एनाबोलिज्म का लिखो। पहला एनाबोलिज्म का बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, पीईपी। देखो इधर पीईपी क्या होता है, पीईपी क्या होता है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट क्या होता है, विड्रॉल होता है, बाहर आता है कहां से, ग्लाइकोलिसिस से। कौन, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, पता है ना 9 नंबर स्टेप में बनता है। 9 नंबर स्टेप में फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बनता है, वो विड्रॉल होता है कहां से, ग्लाइकोलिसिस से। और क्या बनता है, बनाता है फिर हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ पीईपी से क्या बनता है, आइदर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। कौन बना रहा है ये, और एक बार बोल रहा हूं, मतलब देखिए यहां पे क्या हो रहा, कार्बोहाइड्रेट बन रहा ना, कार्बोहाइड्रेट बन रहा, प्रोटीन बन रहा, तो क्या बोलूंगा इसको, एनाबोलिज्म कहूंगा ना। मैंने बोला ना रेस्पिरेशन में क्या होता है, कुछ बायोमोलिक्यूल बनते हैं, कुछ बायोमोलिक्यूल बनते हैं। कौन बन रहा है यहाँ पे, फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड से क्या बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट बन रहा है या प्रोटीन बन रहा है। आप बोलेंगे फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड कहां से आया सर, ग्लाइकोलिसिस 9 स्टेप में बना था, वो विड्रॉल हुआ, बाहर निकला और फिर क्या बनाया उसने, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन बनाया। इसलिए यहाँ पे बना, कौन बना, कार्बोहाइड्रेट बना, प्रोटीन बना, इसलिए इसको बोला मैंने एनाबोलिक प्रोसेस। एक क्लियर। और दूसरा मैं बता रहा हूं आपको, एसिटिल कोएंजाइम ए एंड सिट्रेट, ध्यान से देखो, एसिटिल कोएंजाइम ए एंड सिट्रेट, पता है ना सिट्रेट कहां से आते हैं, लिंक रिएक्शन से और क्रेब्स साइकिल में, याद करो। लिंक रिएक्शन में मैंने बोला था कौन बनता है, एसिटिल कोएंजाइम ए, और सिट्रेट कहां पे बनता है, क्रेब्स साइकिल पहले स्टेप में। तो ये एसिटिल कोएंजाइम ए एंड सिट्रेट जो है ये दोनों प्रोड्यूस कर सकते हैं क्या, एसिटिल कोएंजाइम ए एंड सिट्रेट क्या बना सकते हैं, दे आल्सो प्रोड्यूस व्हाट, यस फैटी एसिड बना सकते हैं। कंफर्म। तो इस तरीके से मैं बता रहा हूं आपको कि रिस्पिरेशन में जो है 2 जगह पे बायोमोलिक्यूल बन रहे। कौन कौन से बायोमोलिक्यूल बन रहे, पहले बोला फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड जो ग्लाइकोलिसिस के 9 स्टेप में बना था, वो कार्बोहाइड्रेट बना रहा है या प्रोटीन बना रहा है, पहला एग्जांपल दिया। और दूसरा एग्जांपल मैं बता रहा हूं कि एसिटिल कोएंजाइम ए है या सिट्रेट है, ये दोनों क्या बना सकते हैं, फैटी एसिड बना सकते हैं। इस तरीके से 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे बन रहे मतलब इनका सिंथेसिस हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है मतलब एनाबोलिज्म हो रहा है। और इसलिए मैंने बोला कि रिस्पिरेशन में कुछ बायोमोलिक्यूल बनती है, एनाबोलिज्म होता है, और कुछ बायोमोलिक्यूल ब्रेक डाउन होते हैं मतलब कैटाबोलिज्म होता है। सो एनाबोलिज्म भी होता है, कैटाबोलिज्म भी होता है, सिंथेसिस भी होता है, ब्रेक डाउन भी होता है, इसलिए नाम दिया गया एम्फीबोलिक पाथवे। इस तरीके से ये टॉपिक खत्म। ओके, थैंक यू।